आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो अभी क्यों बनाए हैं, क्योंकि दिसंबर की जो मंथ की जो मूमल करंट अफेयर है उसका वीडियो मैं तभी बनाती, लेकिन मेरे थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से मैं उस टाइम पे वो वीडियो नहीं बना पाई थी। इसलिए मैं ये वाली जो मूमल मैगज़ीन है वो अब कंप्लीट करवा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि जिनका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है उनको कम से कम 4 मैगज़ीन तो पढ़ के जानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपको 4 मैगज़ीन पढ़ के जानी है। तो वो जो फरवरी मंथ वाली है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि उसमें बस आर्थिक समीक्षा और बजट बस 2 पेज बचे हैं, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी 1-2 दिन में, और आपको ये वाली भी कंप्लीट करवा रही हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून जो है निरस्त करने की घोषणा की है और संसद में ये विधेयक है वो भी पारित किया गया है। प्रधानमंत्री, आप सभी को पता होगा ये जो 3 कृषि कानूनों का मुद्दा है वो काफ़ी लंबा भी चला था, तो आप सबको पता होगा कि 3 कृषि कानून है वो निरस्त करने की घोषणा की गई है। पहले तो ये जान लीजिए कि 3 कृषि कानून है क्या। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जो अगर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनमें जैसे RS वगैरह, IS वगैरह, तो उनमें ज़रूर आपका जो है पॉइंट पूछा जा सकता है कि है ना, जो क्या कमियां रही, क्या खूबियां रही इसमें, है ना, और क्या कारण रहे कि इसको निरस्त करना पड़ा ये सभी। लेकिन एक चीज़ और, आपके डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या वजह रही कि तीनों का जो कानून है वो इतने लंबे समय तक उन पर जो है मुद्दे उठाए गए और क्या कारण रहा कि उनमें क्या कमियां थी और क्यों इन्हें निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये डेली लाइफ के लिए भी यूज़फुल है कि क्या वजह थी किसानों के लिए कि इनको निरस्त करना पड़ा। तो पहला कृषि कानून है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ठीक है, दूसरा नियम है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये तो हैं 3 कृषि कानून। अब इनमें क्या प्रावधान है, क्या आपत्तियां हैं, वो सारी आपत्तियां भी हैं। पहला है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण कानून। यह है कि इसमें ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान था जहां पर किसानों और व्यापारियों को राज्य की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर मंडियों से बाहर फसल बेचने की जो है आज़ादी होगी। यानी कि किसान जो APMC मंडियाँ होती हैं उनके अलावा भी बाहर किसी भी कंपनी को है जो अपना जो है जो धान है वो बेच सकते हैं। किसानों की फसल एक दूसरे से जो राज्य में है बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि अब जो APMC मतलब पहले ये था कि एक राज्य का जो धान है वो दूसरे राज्य में ले जा कर के आप बेच नहीं सकते हो, लेकिन इस कानून में जो है क्या किया गया कि इस कानून में किया गया कि आप एक राज्य का जो धान है वो दूसरे राज्य में ले जा कर के बेच सकते हो। क्योंकि एक राज्य में, मान लो एक राज्य में गेहूँ जो है उसका उत्पादन कम हुआ है तो वहाँ पर जो है गेहूँ के दाम बढ़े हुए होंगे, और दूसरा राज्य है जहाँ पर गेहूँ के दाम जो है गेहूँ का उत्पादन अधिक हुआ तो वहाँ पर दाम कम होंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो इसे बैलेंस करने के लिए कि आप जहाँ दाम ज़्यादा है गेहूँ के वहाँ ले जाकर के बेच सकते हो, ताकि वहाँ भी दाम थोड़े कम हो सकते हैं, और जहाँ दाम कम मिल रहे हैं आपको तो वहाँ से तो अच्छे ही मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या आपत्ति की गई कि राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि किसान APMC मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी की फीस नहीं वसूल पाएंगे, और कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा। सो ये आपत्ति थी। दूसरा कानून है कि कृषक सशक्तिकरण संरक्षण और कृषि सेवा पर करार कानून। कृषि करारों के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान। किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, जो निर्यातक हैं उनको बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पहले ही जो है फसल के दाम जो पहले ही जो है फसल को उचित दामों पर बेच सकेंगे, ये इसमें कहा गया था। लेकिन किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर अच्छे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकते हैं। यानी कि कृषक चाहे तो अपनी जो फसल है बिना मतलब कटाई करने से पहले ही किसी भी कंपनी को या किसी भी बड़े व्यापारी को है जो बेच सकते हैं।
इसमें क्या आपत्ति रही कि कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग के दौरान किसान जो है प्रायोजक से खरीद कर फरोख्त पर चर्चा के मामले में कमज़ोर होगा। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद ना करे। ठीक है, तो ये सारी आपत्तियां रही। तीसरा कानून है कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान, यानी कि सिर्फ युद्ध जैसे असाधारण हालात को छोड़कर ही इनका जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, है ना। और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, इससे कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा और प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और जो फसल है उसके लिए जो है नुकसान में भी कमी आएगी। तो ये सब जो है वो कानून के तहत लाया गया था। इसमें क्या आपत्तियां रही कि असाधारण हालात में कीमतों में वृद्धि होगी जिससे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। बड़ी कंपनियों के पास किसी फसल के अधिक भंडारण की क्षमता होगी, बिल्कुल, और कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेगी। तो ये सभी आपत्तियां रही। आपको डेली लाइफ में भी जानना जरूरी है कि क्या वजह रही कि ये तीनों कानून निरस्त कर दिए गए, क्या आपत्तियां रही इनमें और क्या इससे किसानों का नुकसान हो सकता था या क्या इनको फ़ायदा हो सकता था, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2021 को लॉन्च किए गए ई अमृत पोर्टल का संबंध इलेक्ट्रिक वाहन से है। सिर्फ आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि ई अमृत पोर्टल है उसका संबंध इलेक्ट्रिक वाहनों से। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन देकर के ई अमृत पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे है, तो वाहन से, जल से या किसी और से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली घोषित किया है, तो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश ने केसर ए हिंद नामक तितली को अपने राज्य तितली घोषित किया है। केसर ए हिंद का अर्थ होता है भारत का सम्राट, और ये जो केसर ए हिंद तितली है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टिनोपाल्पस इम्पीरियलिस, इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, तो 41वें नंबर का अभियान शुरू किया है। 15 नवंबर 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। इसके लिए 23 वैज्ञानिकों का दल भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन मैत्री पहुंच गया। और बात करें, भारत ने अंटार्कटिका में अपने 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं। तीनों के तीनों नाम याद रखना, दक्षिण गंगोत्री जो कि 1984 में स्थापित किया गया, मैत्री जो कि 1989 में, और भारती जो कि 2012 में स्थापित किया गया। इनमें से केवल मैत्री और भारती ही वर्तमान में चालू है और जो तीसरा है वो बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को पहला लेख परीक्षा दिवस जो मनाया गया। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला ही दिवस मनाया गया है, ठीक है, लेखा परीक्षा दिवस, ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को मनाया गया है। याद रखना, 16 नवंबर को पहला लेखा परीक्षा दिवस मनाया गया है और ये अब हर साल मनाया जाएगा। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, यानी कि भारत के लेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो ये की है 15 नवंबर को। अब ये क्यों की है, जो बिरसा मुंडा है उनके जयंती के अवसर पर देश भर के जो आदिवासी समुदाय हैं वो उनको भगवान के रूप में मानते हैं, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान देने वाली सुविधा से संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये किया है सिटीजन्स टेली लॉ ऐप। याद रखना, जिस प्रकार हम शॉपिंग करते हैं किसी ऐप के थ्रू, उसी प्रकार सिटीजन्स टेली लॉ ऐप के थ्रू हम जितने भी कानूनी कार्रवाई है या कानूनी सलाह जो हमें लेनी है वो सारी इस ऐप के थ्रू हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कानूनी कार्रवाइयाँ होती है, क्या क्या कानूनी आपको सलाह की ज़रूरत है, ठीक है, कानून से, वो सारी सलाह आपको सिटीजन्स टेली लॉ ऐप के थ्रू मिल सकती है। कि अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार किन 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का संचालन किया है, तो त्रिशूल और गरुड़। नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ है उसका शुभारंभ क्यों किया गया है? क्योंकि ये देश में अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के लिए एक प्रमुख औद्योगिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयनगर कुर्था रेल लिंक 22 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार ने बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने के लिए 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा की जो रेल लिंक है उसको औपचारिक रूप से नेपाल को सौंप दिया है और इसकी जो सारी फंडिंग है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई है। इसके निर्माण में जो फंडिंग लगेगी वो भारत सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 2021 को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उस शुभंकर का नाम है चाचा चौधरी। भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को गंगा और अन्य नदियों के प्रति बच्चों में आचरणगत बदलाव लाने के उद्देश्य से सरकार ने नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसका शुभंकर घोषित किया है। तो कौन सा शुभंकर? चाचा चौधरी घोषित किया है। अब याद रखना एक चीज़ और कि जो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जून 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सलाम क्या है? तो लाल सलाम केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है लाल सलाम, ठीक है। और ये किस पर आधारित है? तो ये अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो CRPF है उसके 76 जवानों की हत्या से प्रेरित है ये, और देश की सेवा के लिए खासकर नक्सली इलाकों में जिंदगी खपाने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको श्रद्धांजलि है ये लाल सलाम उपन्यास, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन परिषद की 20वीं बैठक का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता कजाकिस्तान ने की है और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इसका जो बैठक का प्रतिनिधित्व है वो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? जब कोरोना आया था उस टाइम पर लोगों को 5 किलो गेहूँ पहले से मिल रहे थे, लेकिन 5 किलो और सरकार दे रही थी मुफ्त गेहूँ, तो ये उसके लिए चलाई गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो वो जो योजना है उसको बढ़ा दिया गया है 4 महीनों के लिए, मार्च 2022 तक उसको बढ़ा दिया गया है। तो सरकार ने फैसला लिया है कि मार्च 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो अनाज है वो निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला हैरिस। अब कमला हैरिस क्यों चर्चा में रही? ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, सबको पता होगा ये चीज़। तो कमला हैरिस अभी इसलिए चर्चा में रही क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी कोलोनोस्कोपी होनी थी, ठीक है। उसके लिए उनको बेहोश किया जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि बेहोश होने से पहले जो कमला हैरिस है उनको राष्ट्रपति के सारे अधिकार है वो दे दिए, और जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने जो सारे अधिकार है वो कमला हैरिस से वापस ले लिए। तो इस प्रकार से कमला हैरिस पर जो अमेरिका है उसकी राष्ट्रपति बन गई है। तो अमेरिका के इतिहास में 250 सालों का इतिहास रहा है, उसमें पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो कमला हैरिस बनी है। ये चीज़ याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल और उपराज्यपालों का सम्मेलन हुआ। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये क्यों चर्चा में रहा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहली बात तो यह है कहाँ? तो ये दिल्ली में है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो 2030 तक पूरी तरीके से शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा, इसलिए ये चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि USOF योजना क्या है? इस योजना के तहत जिन गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं आते हैं उन गांवों को भी मोबाइल सेवा से जोड़ने के लिए ये योजना चलाई गई है, और ये 5 राज्यों में चलाई गई है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना क्या है? तो इस योजना के तहत जो है तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए है जो ये योजना चलाई जा रही है। याद रखना, तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। अब याद रखना, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं तो याद रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होना था, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका के देशों में कोरोना का नया वायरस का जो वेरिएंट है वो मिलने के कारण अभी के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। और इससे पहले वर्ष 2016 में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप हुआ था, उसमें अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RIC देशों की बैठक हुई। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से देश होंगे। R यानी कि रूस, I यानी कि इंडिया, C यानी कि चीन होगा। इन देशों की 18वीं बैठक हुई 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिका ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस और चीन को छोड़ करके 110 देशों को आमंत्रित किया और इसमें ताइवान को भी इन्होंने शामिल किया है। अब ये लोकतंत्र शिखर सम्मेलन जो है, लोकतंत्र से संबंधित जिन देशों में लोकतंत्र है उन देशों के सामने क्या चुनौतियां आ रही है, उन चुनौतियों का जो है क्या समाधान किया जा सकता है, उस पर आधारित है ये लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स प्राइज कार्बन रिमूवल चैलेंज जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और पृथ्वी के कार्बन चक्र को पुनः संतुलित करने के उद्देश्य से शुरू अमेरिकी संगठन एक्स प्राइज के कार्बन रिमूवल चैलेंज से में विजेताओं को $100 मिलियन की जो है पुरस्कार जीतने को मिलेगा इसमें। और इसमें क्या किया जाएगा कि आपको एक जो है 4 साल की जो है एक प्लानिंग देनी होगी कि कैसे आप जो है कार्बन को जो है रिमूव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनाथ सिंह। यह है राजनाथ सिंह और ये अभी चर्चा में क्यों नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC एल्यूमिनी एसोसिएशन के द्वारा आजीवन सदस्य बने हैं। ये दूसरे सदस्य होंगे जो आजीवन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी की गई और उसमें भारत की रैंकिंग 90वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये एक पुस्तक है और इम्पोर्टेंट है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन का लोकार्पण किया है। और इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर विमल प्रसाद ने इसे स्टार्ट किया था और उनके निधन के बाद उनकी पुत्री सुजाता प्रसाद ने इसका लेखन पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और काफ़ी लंबे समय तक ये पूछा भी जाएगा। 2 अक्टूबर 2021 को लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने लेह में खादी सूती कपड़े से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का जो है अनावरण किया है। ये राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन 1000 किलोग्राम है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित खरे, यह हैं अमित खरे और इनको अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व ये मानव संसाधन व सूचना प्रसारण सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KV सुब्रमण्यम, अब ये क्यों चर्चा में रहे, तो केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। अब ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग का प्रमुख होता है और आर्थिक मामलों से संबंधित सारे जो कार्य हैं वो यही संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपेश बघेल, तो ये हैं भूपेश बघेल और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और ये अभी क्यों चर्चा में है कि INNSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले CM हैं।
बघेल को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग मिली है। दूसरे स्थान पर ओडिशा के मुख्यमंत्री, तीसरे पर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री रहे। नीति आयोग के अनुसार एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ ने भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य भी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक ने अपना नाम बदला है अक्टूबर 2021 में। सोशल मीडिया कंपनी है ये एक। तो आप सब सोच रहे होंगे कि फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया तो अब क्या नाम आएगा। तो इसकी पूरी कहानी जानिए कि क्या है क्या नहीं है। कि फेसबुक ने अपना नाम बदला है और नाम बदल करके क्या रखा है, मेटा रखा है। लेकिन जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है ना, उसने अपना नाम बदला है। फेसबुक इंक है, उसने अपना नाम बदला है, ना कि फेसबुक ने। तो फेसबुक इंक है इनकी पेरेंट कंपनी, तो फेसबुक इंक ने अपना नाम बदला है, मेटा रखा है बदल करके। और ये जो है व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है और फेसबुक इंक के अंतर्गत ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आते हैं। तो इनके नाम चेंज नहीं होंगे, ओनली फेसबुक इंक है उसका नाम चेंज होगा और उसका नाम चेंज होकर के मेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवी कामत। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के केवी कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये बैंक क्या करता है, इसका क्या कार्य है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन और एडवांस देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरा टंडन। अभी ये नीरा टंडन हाल ही में चर्चा में क्यों रही, ये है नीरा टंडन और ये भारतीय मूल की अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ तो याद रखना या नहीं रखना, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी और ये डेट पूछी जा चुकी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशा एयर नई एयरलाइन कंपनी है। 11 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को आकाशा एयर के नाम से एक नई एयरलाइन के ऑपरेट करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 से हटी भारतीय हॉकी टीम। अब ये क्यों हटी है कि भारत कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और देश के यात्रियों के प्रति ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण पृथकवास नियमों के कारण जो है हमारी हॉकी टीम वो कॉमनवेल्थ 2022 की गेमों से हट चुकी है। और भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान में अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निगोबम है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.एन. सुब्बाराम ये अभी चर्चा में क्यों रहे कि वयोवृद्ध गांधीवादी पद्मश्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का 27 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में रहे। वह भाईजी के नाम से मशहूर थे, ये भी याद रखना। और वह सुब्बाराम जो है 13 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाणित ट्रेन कौन सी होगी, तो ये चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितनी नई रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो 7 को किया है। ठीक है, OFB की जो 41 फैक्ट्रियां हैं उनको 7 नई कॉरपोरेट इकाइयों में बांटा गया है। OF यानी कि आयुध निर्माण जो बोर्ड है उसकी 41 फैक्ट्रियां हैं और ये सारी फैक्ट्रियां क्या कार्य करती है, तो ये भारत के जो हथियार है वो बनाने का और सैन्य उपकरण है वो बनाने का कार्य करती है। उन 41 फैक्ट्रियों को 7 नई कॉरपोरेट इकाइयों में बांटा है और सारी की सारी याद रखना। ये पहली है, इसमें गोला बारूद और विस्फोटक समूह है मुनिस इंडिया लिमिटेड। दूसरी है वाहन समूह बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड। तीसरी है हथियार और उपकरण समूह उन्नत हथियार और उपकरण इंडिया लिमिटेड। चौथी है इसमें ट्रुफ कंफर्ट आइटम्स ग्रुप यानी कि ट्रुफ कंफर्ट्स लिमिटेड। पांचवी है सहायक समूह यंत्र इंडिया लिमिटेड। छठी है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स समूह इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। और सातवीं है पैरासूट समूह ग्लाडर्स इंडिया लिमिटेड। ये सारी की सारी याद रखना।
और आयुध निर्माण जो बोर्ड है वो भारत में आयुध निर्माण बोर्ड भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सैन्य उपकरण और हथियारों का जो है सबसे मुख्य उत्पादक है और आपूर्ति करता है। इसके 41 कारखाने हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए 7 जो है इकाइयों में इन्हें बांटा गया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।